नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से आप कर रहे होंगे। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं और ये जो प्रैक्टिस है वो आपके एग्ज़ाम की समझ तो बढ़ाएगी ही, क्वेश्चन तैयार तो कराएगी ही, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगी। आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन वास्तव में पूछे कैसे जाएंगे। न्यू सिलेबस है, सामाजिक विज्ञान एक चैलेंज है। यहाँ पर हम पूरे सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को एक साथ आपके सामने लाकर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि सामाजिक विज्ञान का सरलीकृत रूप आपके सामने रखना। डर जो आपके मन में है, आपके दिमाग में है, वो भाग जाए, वो बिल्कुल अलग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं, केवल खिलवाड़ नहीं करना चाहते, गंभीरता के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। इस बैच में हम जीएस के साथ साथ पूरा सोशल साइंस और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा जो हमारा बैच है जिसमें हम केवल सोशल साइंस, बहुत सारे लोग हैं जिनका जीएस बहुत अच्छा है लेकिन सोशल साइंस पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं, तो सोशल साइंस उनका सही नहीं है, किसी का भी सही नहीं है, तो सोशल साइंस इसमें पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को नोट और टेस्ट की ज़रूरत है, नोट्स और टेस्ट से काम चला सकते हैं, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप आप डाउनलोड करिए, इस पर डेमो क्लास देखिए। पहले आप देख लीजिए, आपको लगे कि हमारा कंटेंट अप टू मार्क है, हमारा कंटेंट यूपीपीएससी के लेवल का है, हमारा कंटेंट पढ़ के आपका कुछ कल्याण होने वाला है, तब इसको ज्वाइन करिए। मैं हूं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, स्थानिक स्व सहसंबंध सिद्धांत, स्पेशियल ऑटो कोरिलेशन सिद्धांत के अनुसार भौगोलिक रूप से दूर स्थित क्षेत्रों में बीमारी का प्रभाव निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में अधिक समान होता है। क्या होता है? अधिक समान होता है। दूसरा है, इबोला और जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसी संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण के लिए भौगोलिक स्थलाकृति और जलवायु पर आधारित पूर्व चेतावनी मॉडल, अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किए जाते हैं। तो अर्ली वार्निंग मॉडल सिस्टम तो विकसित किए जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर समझिएगा, स्थानिक स्व संबंध जो है ये टॉबलर ने ये दिया था। किसने? टॉबलर। तो टॉबलर के भूगोल का पहला नियम है ना, टॉबलर के भूगोल के पहले नियम पर यह आधारित है। टॉबलर का ये जो नियम है उस पर आधारित है और ये कहते हैं कि निकटवर्ती चीजें अधिक समान होती हैं। निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में अधिक समान यहाँ पर दिया है दूर स्थित नहीं, जो निकटवर्ती है, जो पास में है। तो निकटवर्ती जो चीजें हैं ये क्या होती हैं? अधिक समान होती हैं, अधिक समान होती हैं। अब भाई मान लीजिए कि हॉस्पिटल से दूरी के क्रम की बात की जाए तो जो नज़दीक होंगी उनमें सुविधा समान होगी, दूर वाले में असमान होगी। तो पहला ये गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ने पर बीमारियों के बीच समानता आमतौर पर कम होती है, ना कि अधिक। समानता कम हो जाएगी, असमानता बढ़ जाएगी। और जैसे इबोला है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, जेई है, इन बीमारियों का प्रसार स्थानीय व पर्यावरणीय कारकों और वेक्टर की उपस्थिति से तय होता है। ठीक है, तो अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम हो तो भौगोलिक मानचित्रण अच्छे से कर दिया जाए, अर्ली वार्निंग सिस्टम का उपयोग किया जाए, तो इनको स्प्रेड होने से, फैलने से रोका जा सकता है। बात समझ में आई? देखिए, एक सवाल करिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी सवाल को करके बस आप आंसर दे के आगे बढ़ जाएं। इस सवाल को करने के बाद आपके जहन में ऐसे कॉन्सेप्ट बनने चाहिए कि आप अगर ऐसे सवाल और पूछे जाए तो उनको सॉल्व कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। कथन कारण के सवाल के बाद अब मैच मेकिंग का ये सवाल है। विश्लेषणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, स्वास्थ्य देखभाल का भूगोल, रोग और अस्वस्थता का भूगोल। देखिए, जो विश्लेषणात्मक अनुसंधान है ये पर्यावरणीय या सामाजिक विशेषताएं बीमारी के प्रति संवेदनशील कैसे बनाती हैं, इसका विश्लेषण करता है। ठीक है, तो पहला का हो जाएगा तीसरा। वर्णनात्मक जो अनुसंधान है ये विभिन्न भौगोलिक पैमानों पर बीमारियों की आवृत्तियों और वितरणों को नापने का काम करता है। और स्वास्थ्य देखभाल का जो भूगोल है ये स्वास्थ्य सुविधाओं के स्थान, पहुंच और स्थानिक संगठन से संबंधित है, रिलेटेड टू लोकेशन, एसेसिबिलिटी एंड स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। और रोग और अस्वस्थता का जो भूगोल है ये मानव और वातावरण के बीच निरंतर अंतः क्रियाओं के रूप में स्वास्थ्य का अध्ययन करता है। तो इसका सही ये 4 हो जाएगा। तो ए का 2, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। अब आप कहेंगे ये सवाल,
भूगोल आप पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य का भूगोल, ये वो सामान्य भूगोल नहीं है जिस भूगोल की चर्चा आप जीएस में करते हैं। ये स्वास्थ्य का भूगोल है, और स्वास्थ्य का भूगोल पढ़ेंगे तो आपको ऐसी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अगला जो सवाल है उसका उत्तर दीजिएगा। जोसेफ मटाराजो के 1982 के शोध के अनुसार स्वास्थ्य सेवा पर खर्च होने वाली भारी राष्ट्रीय आय का प्राथमिक कारण क्या है? मोटोराजो ने तर्क दिया था कि आधुनिक चिकित्सा का जो व्यय है, चिकित्सा व्यय है, उसका एक बड़ा हिस्सा टाला जा सकता है ना। और ये टाला जा सकता है कैसे? उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी लाइफ स्टाइल बदले, धूमपान न करे, शराब न पिए, नशा पत्ती न करे, ड्रग्स न ले, तो इन चीज़ों को अगर वो नहीं लेता है, असंतुलित आहार नहीं करता है, आदतें अपनी सुधार लेता है, तो ये जो स्वास्थ्य बोझ है वो हल्का पड़ सकता है। तो ये लोगों द्वारा किए गए खराब जीवन शैली जो निर्णय हैं, पुअर लाइफ स्टाइल डिसीजन मेड बाय पीपल, ये इनके शोध के अनुसार व्यवहार परिवर्तन से संक्रामक और क्रोनिक दोनों तरीके की बीमारियों का भार बढ़ता है, और अगर ये व्यवहार सकारात्मक होता है तो ये भार कम पड़ सकता है, ये बोझ कम पड़ सकता है, तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। बात समझ में? लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। तो आनुवांशिक बीमारियों का कोई इसमें वो नहीं है, महंगी शल्य चिकित्सा तकनीक पे कोई बहुत वो नहीं है, एक बार लग जाएगी तो कई सालों तक काम करेगी। लेकिन ये जो लोगों द्वारा किया गया खराब जीवन शैली के कारण अपनी सेहत को खराब करने का जो निर्णय है, लोग दारू पीते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, लोग बहुत सारे ड्रग्स लेते हैं, अंड बंड चीज़ें खाते हैं, तो इससे सरकार का स्वास्थ्य भी बढ़ता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि गवर्नमेंट अब दीर्घकालिक प्लान पे काम करती है, दीर्घकालिक योजनाएं बनाती है। वो कहती है कि अगर लोगों के खान पान को बदल दिया जाए, मोदी जी आपको कहते हुए मिलेंगे कि आप ज़्यादा ये तेल मसाला वसा ना खाएं, आप ज़्यादा मसाले ना खाएं। आप मोदी जी की कई बार ऐसी क्लिप्स देखे होंगे। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि देश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो खर्च हो रहा है वो इन चीज़ों से कम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। साइकोसोमैटिक मेडिसिन के अनुसार भावनात्मक संघर्ष स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से शारीरिक विकार पैदा कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली हमेशा व्यक्ति को बीमारियों और संक्रमणों से सुरक्षित रखती है। क्या रखती है? बीमारियों और संक्रमणों से सुरक्षित रखती है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। साइकोसोमैटिक मेडिसिन जो है ये भावनात्मक संघर्ष स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से शारीरिक विकार पैदा कर सकते हैं। साइकोसोमैटिक चिकित्सा मन और शरीर के बीच गहरे जो अंतर संबंध हैं उनका अध्ययन करती है, उनके अध्ययन का कार्य ये करती है। तो पहला तो ये बिल्कुल सही है। भावनात्मक तनाव से आपको मैं बताऊं, कई बार आपको लगातार तनाव रहेगा, आपको अल्सर हो जाएगा, आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, उच्च बीपी के शिकार आप हो जाएंगे, उच्च रक्तचाप के शिकार आप हो जाएंगे। बहुत सारे शारीरिक विकार आपके तनाव के कारण आते हैं। बात को समझिएगा, बहुत गहराई है इस बात में। और अपनी केवल पढ़ने की बात नहीं है, अपनी जीवनचर्या में भी इसको शामिल करिए। जो लोग लगातार तनाव में रहते हैं उनको ये समस्याएं हो जाती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली का संतुलित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संतुलित स्वास्थ्य अगर चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो प्रतिरक्षा प्रणाली संतुलित रहे तो अच्छा रहेगा। केवल अत्यधिक सक्रिय होने से ये नहीं होगा कि खूब आप हाइपर एक्टिव हैं। बहुत सारे लोग बहुत एक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, लेकिन स्वस्थ रहेंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली हमेशा व्यक्ति को बीमारियों और संक्रमणों से सुरक्षित रखती है। ये बात गलत है, अति सक्रिय होने भर से काम नहीं चलेगा। लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आपसे सही पूछा जा रहा है तो केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। ऑटो इम्यून बीमारियां पैदा करने में अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली हमेशा काम करती है। अपनी स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करके ऑटो इम्यून जो बीमारियां हैं उनको जन्म देती है। तो अति सक्रियता सुरक्षा के बजाय हानिकारक है। गठिया, है ना, ल्यूपस, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। ज़्यादा ये सही नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। बायोमेडिकल मॉडल क्रोनिक और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की व्याख्या करने या उन्हें रोकने में विफल रहा। दूसरा स्टेटमेंट है, इस मॉडल ने आनुवंशिक दोषों और बाहरी रोगजनकों की भूमिका को भी पूरी तरीके से निकाल दिया।
देखिए, जो बायोमेडिकल मॉडल है, बायोमेडिकल मॉडल की अगर बात करें तो संक्रामक रोगों के इलाज में ये बहुत सफल रहा है, लेकिन क्रोनिक और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की व्याख्या करने में ये उतना सफल नहीं रहा है। इसको कहा जा सकता है कि ये विफल रहा है ना। मुख्य रूप से जो रोगाणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो विषाणु होते हैं, उनके कारण होने वाले रोगों की व्याख्या तो ये बहुत अच्छे से कर देता है, लेकिन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की अगर बात करें तो वो उसकी अनदेखी करता है, ये उसको उतनी गंभीरता से नहीं लेता है। दूसरा है कि आनुवंशिक दोषों और बाहरी रोगजनकों की भूमिका को भी पूरी तरीके से नकार दिया, तो इसने नकारा नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ठीक है। जीवन जनित जो रोग हैं, जैसे डायबिटीज है, ये कंप्लीटली ये आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, व्यक्ति के व्यवहार की भूमिका इसमें अहम होती है। ये मॉडल उसको नहीं समझा पाता, लेकिन ये बाहरी रोगजनकों की भूमिका को पूरी तरीके से नकार देता है, ये गलत है। रोगजनकों की भूमिका को तो ये आधार ही बनाता है, उसी को आधार बनाकर तो ये चलता है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो सही है, तो दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कथन ए सही है, लेकिन कारण आर जो है ये गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यायाम करने के बाद एंडोर्फिन के स्राव के कारण खुशी का अनुभव करना मनोवृत्ति के एबीसी मॉडल के किस घटक का सटीक उदाहरण है? अब ये सवाल आप कैसे कर पाएंगे अगर आप पढ़ेंगे नहीं सही से। इसीलिए जब लोग कहते हैं, मुझसे आज एक फ़ोन आया था, एक सज्जन थे और बड़ी अच्छी तैयारी है उनकी, वास्तव में उन्होंने जीएस बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि कोई ऐसा एक आप नोट्स हमको प्रोवाइड कराइए जिसमें शॉर्ट में सारी चीज़ें दी हों, जिसमें वो सारी बातें लिखी हों जहाँ से प्रश्न आ जाएंगे, शॉर्ट में हम पढ़ लें। हमने कहा जीएस में तो शॉर्ट काम करेगा, लेकिन सोशल साइंस में शॉर्ट काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से आपने कुछ पढ़ नहीं रखा है। शॉर्टकट वहाँ के लिए होता है जहाँ जिस क्षेत्र के बारे में आप जानते हैं तो शॉर्टकट ले लेंगे, और जहाँ पे आप कुछ नहीं जानते तो आपको हाईवे पकड़ना चाहिए, और हाईवे पकड़ने से कई बार आप जल्दी पहुँच जाते हैं शॉर्टकट लेने के बजाय, अगर शॉर्टकट में फंस गए तो इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है, इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ABC मॉडल में ए फॉर क्या होता है? ए फॉर अफेक्टिव होता है। ए फॉर होता है अफेक्टिव, ठीक है। यानी ये किससे? भावनाओं से जुड़ा हुआ पक्ष है। खुशी, संतुष्टि, उत्साह जैसी अनुभूतियां इससे होती हैं। तो यहाँ पर किस घटक का सटीक उदाहरण है? तो ये भावनात्मक घटक का उदाहरण है, अफेक्टिव कंपोनेंट का, है ना। और एंडोर्फिन का स्राव व्यायाम के प्रति सकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, और ये भावनात्मक अनुभव व्यक्ति को भविष्य में भी स्वस्थ व्यवहार दोहराने के लिए प्रेरित करता है। आप एक्सरसाइज करिए, आपको खुशी मिलेगी, आप दिन भर फिट महसूस करेंगे, तो आपका मन करेगा कि चलो फिर से एक्सरसाइज करते हैं, आपका मन करेगा कि ऐसे हमको अच्छी जीवन शैली अपनानी है, और आप अपना लेजी पड़े, लेथार्जिक बिल्कुल एकदम से, तो ऐसे आप पड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। अच्छा, कौन बताएगा? जैसे आप लोग कहते हैं ना, तो बीसी का मतलब क्या होता है? ए फॉर तो ये मैंने बता दिया, ये अफेक्टिव कंपोनेंट है, ये क्या हो जाएगा? अफेक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा। लेकिन बी और सी इसमें क्या होते हैं? ठीक है, भावनात्मक अनुभव व्यक्ति को भविष्य में भी स्वास्थ्य व्यवहार दोहराने के लिए प्रेरित करता है। जो भावनात्मक घटक है वो अक्सर संज्ञानात्मक तर्क की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। आप किसी को जब कोई बिल्कुल ना मान रहा हो कोई बात, तो आप उसके साथ इमोशनल खेलिए, आप देखिए, है ना। आप कहेंगे वहाँ आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, कहेंगे ठीक है इंतज़ार करो, मैं अभी आ रहा हूँ, आ जाओ यार इंतज़ार करो। अगर आपने कह दिया यार आ जाओ ना यार, तुम्हारे बिना यहाँ चाय फीकी लग रही है, मैं यहाँ क्या करूँ आके, मैं बोर हो रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ बेकार लग रहा है, आ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगला व्यक्ति सोचेगा यार मेरे बिना उसकी चाय फीकी लग रही है, मेरे बिना वो बोर हो रहा है, दौड़ के चला आएगा। समझ रहे हैं ना। तो इमोशन बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत स्ट्रांग भी होती है, और सबसे बड़ी दिक्कत इमोशन के साथ ये भी होती है कि इमोशन के साथ बन के कई बार व्यक्ति कमज़ोर भी पड़ जाता है। तो इमोशन कमजोरी भी, तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कमजोरी के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं और मजबूती के तौर पर भी इसको देख सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से चिकित्सा विज्ञान ने मानव स्वास्थ्य को केवल एक जैविक और शारीरिक घटना के रूप में देखा था। बिल्कुल सही बात है, ऐतिहासिक तौर पर
आधुनिक बायो साइको सामाजिक मॉडल यह मानता है कि बीमारी के ठीक होने की प्रक्रिया जैविक कारकों से पूर्णतया स्वतंत्र होती है। जो शुरुआती चिकित्सा विज्ञान है वो केवल जैविक कारकों पर ही बात करता था, है ना, और वो चिकित्सा विज्ञान में मन और शरीर इन दोनों को क्या करता था, अलग अलग मानता था, है ना। और इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन द्वैतवाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज दिस, तो आप ये कहिए कि ये कार्टेशियन द्वैतवाद है, कार्टेशियन द्वैतवाद है, ठीक, कार्टेशियन द्वैतवाद। और यही कार्टेशियन द्वैतवाद ये बायोमेडिकल मॉडल को लेके आया, बायोमेडिकल मॉडल को ये लेके आया, यहीं से बायोमेडिकल मॉडल जन्मता है। आधुनिक जो मॉडल है ये जैविक कारकों को नकारता नहीं है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, बायो यानी जैविक, साइको यानी कि मनोवैज्ञानिक, है ना, और सोशल, बायो साइको सोशल मॉडल ये होता है, सामाजिक। तो बायो साइको सामाजिक जो मॉडल है ये इसको नकारता नहीं है, इससे पूर्ण स्वतंत्र होने की बात नहीं करता है, ये इसको भी शामिल करके चलता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। सूची वाला प्रश्न है, समाज शास्त्र की उत्पत्ति सबको पता होगा, अगर किसी ने तनिक भी समाज शास्त्र पढ़ा है तो। अगर जो आपको सुमेलित करने वाले में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो जो आपको आता है सबसे पहले सुमेलित कर लीजिए। अगस्त कामते, अब देखिए A1 कहाँ कहाँ दिया, तो ये दो हमारे लिए बेकार हो गए। अब आंसर इनमें बी और डी में से कोई एक होगा। प्राथमिक देखभाल, तो प्राथमिक देखभाल जैसे हाथ धोना है, टीकाकरण करना है। तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, तो तृतीयक में जटिल चीजें होती हैं, न्यूरो सर्जरी या जटिल सर्जरी। और विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको पता है, तो 7 अप्रैल इसको मना लीजिए, है ना, इसको सेट कर लीजिए। तो देखिए D4 यहाँ पे दिया है, A1 यहाँ, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित करने वाले प्रश्नों में सबसे पहले जो चीजें आपको आती हैं उनको आपको सुमेलित कर लेना है। बिल्कुल नहीं घबराना है कि आपको अगला आता है कि नहीं, फिर एक एक करके सुमेलित करके आगे बढ़ना है। अगला सवाल है जिसका उत्तर दीजिएगा। एलियट फ्रीडसन की व्यावसायिक प्रभुत्व की अवधारणा स्पष्ट करती है कि चिकित्सा पेशे से ने समाज में अभूतपूर्व स्वायत्तता और अधिकार प्राप्त कर लिया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस व्यावसायिक प्रभुत्व के परिणाम स्वरूप डॉक्टर ही यह तय करने के अंतिम अधिकारी हैं कि बीमारी की सामाजिक परिभाषा क्या होगी और किसे बीमार माना जाएगा। आप किसी जॉब में हैं और आपको छुट्टी के लिए अर्जी देनी है, एप्लीकेशन देना है, तो आपको विभाग कहेगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आओ, और मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर देता है। डॉक्टर को ही ये अधिकार दिया गया है, सबको ये अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरा तो बिल्कुल सही है। और एलियट फ्रीडसन की प्रोफेशनल डोमिनेंस की अवधारणा ये स्पष्ट करती है कि चिकित्सा पेशे ने समाज में अभूतपूर्व स्वायत्तता और अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। ये अधिकार ही तो है, इनको वैल्यू दी जाती है। इनको भाई, इनको तो जमीन पे भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, या फिर ईश्वर जान बचा सकता है या फिर ये जान बचा सकते हैं, ऐसा माना जाता है। अब हालांकि वो दूसरी बात है कि आजकल ये व्यवसाय हो गया, तो ऐसे में ये सबसे पहले पैसे को देखते हैं, लेकिन सच बात तो यही है। तो दोनों बातें तो यहाँ पर बिल्कुल ये सही है ना। और आधुनिक समाज में चिकित्सा पेशे की शक्तिशाली स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, और ये अंतिम सवाल है आपके इस पूरे एपिसोड का। संपूर्ण सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों, प्रकार्यात्मक, मार्क्सवादी और अंतःक्रियावादी का विश्लेषण करने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वास्थ्य और बीमारी के समाजशास्त्र के मूल निष्कर्ष को सबसे विश्लेषणात्मक ढंग से सारांशित करता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना। समाजशास्त्र यह स्पष्ट करता है कि बीमारी का अनुभव वर्ग, लिंग और नस्ल के आधार पर असमान होता है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य क्या कहता है? मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य कहता है कि स्वास्थ्य के लिए पूंजीवादी व्यवस्था और आर्थिक असमानता जिम्मेदार है। और अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य इस बात पर जोर देता है कि बीमारी की परिभाषा और अनुभव सामाजिक बातचीत से तय होते हैं। और इसी तरीके से स्वास्थ्य को केवल नैदानिक नहीं बल्कि मानवाधिकार की सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। तो रोग और स्वास्थ्य केवल जीव विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि
ये उस व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण के प्रत्यक्ष उत्पाद हैं जिसमें व्यक्ति निवास करता है। अंततोगत्वा हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, देखने में आपको बहुत बड़ा ये नजर आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये बड़ा है नहीं। इसके सारांश को पढ़ेंगे तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। बात समझ में आई? तो समाज की संरचना व्यक्ति के बीमार होने और स्वस्थ होने की संभावना को तय करती है। एक व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रहता है तो उसको सामान्यतः संक्रामक रोग अक्सर होते रहते हैं, और क्रोनिक डिजीज हो जाती है तो इतना अवेयरनेस नहीं है कि वो उसको दिखाए, हो जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक व्यक्ति, जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया था एक दिन क्लास में कि अगर अमिताभ बच्चन जी को जरा सा पेट में दर्द होता है तो लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और पूरी दुनिया जान जाती है कि उनके पेट में दर्द हुआ। और मंगरू को रोज ऐसे दर्द होता रहता है और वो ईंट धोते रहते हैं, और एक दिन पता चलता है कि उनको आंतों का कैंसर हो गया था और मंगरू नहीं रहे अचानक। बात समझ में आई? और अगर समय से पता चल जाता और पैसे होते उनके पास तो मंगरू बच सकते थे। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत कुछ डिसाइड करती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति ये डिसाइड करती है कि आप किस रोग से पीड़ित होंगे, और सामाजिक आर्थिक स्थिति ये डिसाइड करती है कि वो रोग का इलाज किस तरीके से होगा। ऐसे ही डिटेल में पढ़ने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए, कितना भी कठिन सवाल आ जाए उसको तैयार करने के लिए इस बैच में मैं आपका स्वागत करता हूं। द सक्सेस प्रेप ऐप पर ये सारे बैच, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का बैच है, चाहे वो नोट्स और टेस्ट का बैच है, और चाहे वो जीएस के साथ ये वाला बैच है, आप द सक्सेस प्रेप ऐप को डाउनलोड करके पहले हमारी क्लास को देखें, समझें। अगर लगे कि वो एग्जाम की तैयारी के लायक डिलीवरी हो रही है, उस लायक मैं आपको बता पा रहा हूं, तब आप इसको ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।